इस वीडियो को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या जैसे हम सबके पास राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है, क्या वैसे ही राइट टू डाई यानी मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी हवा, एक अच्छा जीवन के लिए लड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की लड़ाई एक अच्छी मौत के लिए है। मेरी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मैं सीवियर पेन में कैसे जीती हूँ। मैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप मुझे दया दी जाए, मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। मैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो हमें कई तरीके के राइट्स देता है, जैसे कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी। 2018 में इसी में इंक्लूड किया गया राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। और इसी अधिकार से कॉन्सेप्ट आता है यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु का। इस वीडियो में हम इच्छा मृत्यु को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इच्छा मृत्यु को लेके हर देश का लगभग अपना एक अलग स्टैंड रहा है। कुछ कंट्रीज ने इसे पूरी तरीके से लीगल माना है, कुछ कंट्रीज ने इसके पैसिव फॉर्म को लीगल माना है, एक्टिव फॉर्म को इलीगल जैसे कि इंडिया, और कुछ कंट्रीज ने इसे पूरी तरीके से इलीगल माना है। इस वीडियो में हम इच्छा मृत्यु को मेनली 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के भी 3 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इच्छा मृत्यु या इसके एक्टिव और इसके पैसिव फॉर्म का मतलब क्या है। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं इच्छा मृत्यु के रिगार्डिंग, और इंडिया में किन केसेस में इच्छा मृत्यु अलाउ है। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इतने समय बीत जाने के बाद भी आज तक इंडिया में कोई भी एक्ट यूथनेशिया के रिगार्डिंग क्यों नहीं है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। Let's start this video discussing segment 1, that is what is the meaning of euthanasia। यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु के मतलब को समझने से पहले हमें उन लोगों के दर्द को समझना होगा जिनका जीवन हमारे और आपकी तरह सामान्य नहीं है। जैसे कि एक पैरालाइज्ड इंसान जो कि कॉन्शियस है, वो सब कुछ समझ सकता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। वो अपनी हर छोटी से छोटी चीज के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि किसी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट के साथ जन्म लिया हो, जिससे उसकी मसल्स धीरे धीरे करके वीक हो रही हो, और 20 ईयर्स तक आते आते उसकी मसल्स पूरी तरीके से वीक हो जाएं और वो खुद से सांस भी ना ले सके, पूरी तरीके से किसी मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाए। या फिर कोई ऐसा इंसान जो किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है और उसके रिकवरी के भी कोई चांसेस नहीं है। इन सभी कंडीशंस में एक व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी पॉइंट पे अपने जीवन को खत्म भी करना चाहे तो उसके पास इंडिया में कोई भी लीगल राइट नहीं है। इन सभी कंडीशंस में यूथनेशिया अलाउड नहीं है। किन कंडीशंस में यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु अलाउड है ये हम सेगमेंट 2 में देखेंगे, लेकिन इन सारी कंडीशंस में यूथनेशिया अलाउड नहीं है अब तक इंडिया में। सो बेसिकली इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट तब आता है जब एक व्यक्ति अपने लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे है जहां से वो वापस रिकवर नहीं कर सकता अपने हेल्दी लाइफ के तरफ, और उसके आगे की जीवन एक कांस्टेंट पेन और एक कांस्टेंट सफरिंग के साथ उसे बिताना है। इस पॉइंट पे उस व्यक्ति की इच्छा अगर वो कॉन्शियस है तो, और उसके परिवार की इच्छा अगर वो अनकॉन्शियस है तो, कि वो व्यक्ति आगे की लाइफ को एक पेन और सफरिंग के साथ नहीं जिएगा और इसी पॉइंट पे अपनी लाइफ को खत्म कर देगा। इसी इच्छा को इच्छा मृत्यु कहते हैं। इस मृत्यु का जो समय से पहले मृत्यु उसे दी जा रही है, इसका कारण क्या होगा, इसके बेसिस पे यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु के 2 फॉर्म्स हैं, पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया को समझने के लिए हमें हरीश के प्रेजेंट कंडीशन को समझना होगा। मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूंगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, और मैं साइन करूँ क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना। अपने आप में मुक्त कर दो इसको, क्योंकि अब नहीं देखा जाता, ऐसे इसके तकलीफ नहीं देखी जाती। 2013 तक हरीश एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे और एक पीजी में रहते थे।
एक दिन 2013 में वो अपने पीजी के 4th फ्लोर से गिर जाते हैं और उन्हें सीवियर हेड इंजरी होता है। डॉक्टर्स उनकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वो 100% डिसेबल हो जाते हैं और वो परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। वेजिटेटिव स्टेट को समझने के लिए हम ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ब्रेन का कॉर्टेक्स और एक ब्रेन का स्टेम। ब्रेन का कॉर्टेक्स जो वॉल्यूंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉल्यूंटरी फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिसमें हम जिसको स्टार्ट करने में हमारी इच्छा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ और मेरा ये बोलना एक वॉल्यूंटरी एक्ट है। लेकिन उसी टाइम पे मैं रेस्पायर भी कर रहा हूँ, मेरा हार्ट बीट भी कर रहा है, जिसको स्टार्ट करने में मेरा कोई रोल नहीं है। और इन चीज़ों को इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस बोलते हैं। सो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स एरिया है वो हमारे वॉल्यूंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्रेन का जो स्टेम पोर्शन है वो हमारे इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक व्यक्ति जो वेजिटेटिव स्टेट में है वो खुद से सांस ले सकता है, उसका हार्ट बिना किसी मशीन के हेल्प के बीट कर सकता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता और ना ही अपनी मर्जी से 1 इंच भी हिल सकता है। 2013 से हरीश इसी वेजिटेटिव स्टेट में अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। क्योंकि हरीश कुछ भी ओरल इनटेक नहीं ले सकते, इसलिए उनके न्यूट्रिशन के लिए एक आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल होता है। पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट तब आता है जब एक इंसान की लाइफ और डेथ के बीच में एक मेडिकल इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो। वो मेडिकल इंटरवेंशन कोई मेडिकल डिवाइस या कोई मेडिकल थेरेपी हो सकता है। मेडिकल डिवाइस जैसे कि कोई डायलिसिस या वेंटिलेटर मशीन और मेडिकल थेरेपी जैसे कि कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी। ये मेडिकल डिवाइस या थेरेपी इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जिसको हटाने से उस इंसान की डेथ हो जाए, यानी उस इंसान की पूरी लाइफ उसी मेडिकल डिवाइस और थेरेपी पे बेस्ड होनी चाहिए। वो डिवाइस और थेरेपी उसके लिए एक लाइफ प्रोलॉन्गिंग ट्रीटमेंट की तरह एक्ट कर रहा होता है। वो उसका कोई क्योर नहीं होता है, लेकिन उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस और थेरेपी को बंद करने की प्रोसेस को ही पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। हरीश के केस में ये डिवाइस उनका आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूब है। बट सपोज एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक इंसान एक पेन और सफरिंग के साथ तो जी रहा है, लेकिन वो ऐसी किसी मेडिकल डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं है जिसको हटाने से उसकी डेथ हो जाए। देन द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में सिंपली एक इंजेक्शन की हेल्प से एक लीथल कंपाउंड को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उस लीथल कंपाउंड के इफेक्ट से उस इंसान की डेथ हो जाती है। सो बेसिकली पैसिव यूथनेशिया में हम लाइफ प्रोलॉन्गिंग मेडिकेशंस को बंद कर देते हैं। वो मेडिकेशन जो एक पेनफुल लाइफ को बस प्रोलॉन्ग कर रही हैं, वो उसको ट्रीट नहीं कर रही हैं। तो इन मेडिकेशंस को बंद कर देने से इंसान की डेथ हो जाती है और इसी को पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। जबकि एक्टिव यूथनेशिया में हम एक्टिवली एक लीथल कंपाउंड को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिसके कारण डेथ होती है। सो पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया में ये डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को हमने समझ लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेगमेंट नंबर 2, जहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस है यूथनेशिया को लेकर के और इंडिया में किन केसेस में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। इंडिया में यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु की कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के 2011 के एक लैंडमार्क जजमेंट से। ये केस था अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी किसी ने इच्छा मृत्यु की अपील नहीं की थी, लेकिन ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी की इच्छा मृत्यु की अपील को सुना था। ये कहानी थी अरुणा शानबाग की। अरुणा शानबाग एक हॉस्पिटल में एक नर्स की ड्यूटी कर रही थी। एक शाम जब वो अपनी ड्यूटी से घर जा रही थी, तभी उनके एक कोवर्कर ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और उनके गले को एक लोहे की चेन से स्ट्रैंगुलेट कर दिया, जिसके कारण उनके ब्रेन की ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो गई। वो अनकॉन्शियस हो गई और रात भर अनकॉन्शियस स्टेट में ही वहीं पे ज़मीन पे पड़ी रही। सुबह में जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तब उनके ब्रेन के कुछ हिस्से काम करना बंद कर चुके थे। वो भी एक परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चली गईं। वो जिस हॉस्पिटल में कभी नर्स हुआ करती थीं, उन्होंने अपनी लाइफ के अराउंड 40 इयर्स एक पेशेंट की तरह उसी हॉस्पिटल में बिताया और जो उनके को-नर्सेस थीं, उन्होंने ही उनका देखभाल पूरी लाइफ किया। एक बार जब एक जर्नलिस्ट डॉक्टर पिंकी विरानी ने उनकी इस कंडीशन को देखा, तब उन्होंने ही अरुणा शानबाग के लिए कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की। हालाँकि उनके इस इच्छा मृत्यु के अपील को उस हॉस्पिटल के नर्सेस, उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से अपोज़ किया। उन्होंने बोला कि जो अरुणा शानबाग की कंडीशन है, वो उनको अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो उनके लिए इच्छा मृत्यु की डिमांड नहीं कर सकते।
उनकी जितनी भी नेचुरल लाइफ बची है, वो अब पूरी लाइफ तक वो अरुणा शानबाग की देखभाल उसी हॉस्पिटल में करना चाहते हैं और वो उनके लिए इच्छा मृत्यु नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने इसके हियरिंग में कोर्ट ने जब इसका फैसला सुनाया, तब उस वक़्त इस केस में पैसिव यूथनेशिया यानी अरुणा शानबाग के लिए पैसिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं किया, जबकि पूरे देश के लिए कुछ कंडीशंस में पैसिव यूथनेशिया को लीगल कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई इंडिया में यूथनेशिया की कहानी। सो प्रेजेंटली इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरीके से इल्लीगल है और 2011 के बाद पैसिव यूथनेशिया एक पर्टिकुलर कंडीशन में अलाउ किया गया था। वो कंडीशन ये है कि अगर एक व्यक्ति परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में है, 100% इरिवर्सिबल है उसकी कंडीशन, तब उसकी फैमिली अगर अपील करती है तो पैसिव यूथनेशिया की, तब उस केस में पैसिव यूथनेशिया को कंसिडर किया जा सकेगा। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें मेडिकल बोर्ड ये 2 मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाई करेंगे कि उसका कंडीशन सच में इरिवर्सिबल है और तब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बाद उस केस में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया जा सकेगा। लेकिन ये सेम कंडीशन है हरीश की। 2018 में हरीश के पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में उनके लिए पैसिव यूथनेशिया की अपील की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का सजेशन दिया। उनके पेरेंट्स फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपना फैसला जनवरी 2026 में सुनाने वाला था, लेकिन कोर्ट ने अपने इस फैसले को रिजर्व कर लिया। यानी जिस एक पर्टिकुलर केस में 2011 से पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था, आज उस केस में भी यूथनेशिया का परमिशन लेना आसान नहीं है। जिन कंट्रीज ने भी अपने कंट्री में यूथनेशिया, पैसिव या एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ किया है, उनका इंटेंशन होता है अपने सिटीजन्स को एक डिग्निफाइड डेथ देना। कुछ कंडीशंस में हम एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एफर्ट से चीज़ों को पॉजिटिव अप्रोच में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पैरालाइज्ड इंसान है जो कि कॉन्शियस है, वो चीज़ों को समझ सकता है। उस केस में हम एक्स्ट्रा केयर से, एक्स्ट्रा एफर्ट से, एक्स्ट्रा मेडिकल इक्विपमेंट्स के इन्वेंशन से उसकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। उसकी उस चीज़ को हम एक पॉजिटिव अप्रोच में देख सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हरीश की कंडीशन है, वो 100% डिसेबल हैं और अनकॉन्शियस है। वो एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे वो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। उस स्टेट में यूथनेशिया या पैसिव यूथनेशिया एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत से ट्रीटमेंट्स कराया, बहुत से हॉस्पिटल्स को देखा, लेकिन जब जब उन पेरेंट्स ने इतने सालों के बाद ये समझ लिया कि अब उनकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, तब जाके उन्होंने पैसिव यूथनेशिया की अपील की, क्योंकि इस केस में यूथनेशिया या पैसिव यूथनेशिया इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। इच्छा मृत्यु के अपील के साथ ही हरीश के पेरेंट्स ने उनके ऑर्गन डोनेशन की भी बात की है। इच्छा है कि इसके जो बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं, वो अगर किसी के काम आ जाएं, तो हम माता पिता हैं और हमारी ये अथॉरिटी भी है, क्योंकि सेवा हम ही कर रहे हैं, तो उनके काम आ जाएं, हम इस बच्चे को उनके शरीर में देखने में। जब भी हम किसी केस में इच्छा मृत्यु की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस व्यक्ति की इच्छा जिसके लिए इच्छा मृत्यु की अपील की जा रही हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करने की हालत में नहीं होता है और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कोर्ट ने 2018 में। 2018 में जब कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को राइट टू लाइफ का पार्ट माना, तब कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक इंसान अपने हेल्दी स्टेट में ये बता सकता है कि इन फ्यूचर अगर वो कभी किसी टर्मिनल इलनेस से सफ़र करता है या फिर वेजिटेटिव स्टेट में जाता है जहाँ पे वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, तो उस वक्त उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। उसे लाइफ प्रोलॉन्गिंग मेडिकेशंस पे रखा जाना चाहिए उसके नेचुरल डेथ तक, या फिर उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को विड्रॉ करके उसे पैसिव यूथनेशिया के थ्रू पीसफुल डेथ दी जानी चाहिए। लिविंग विल के इम्पोर्टेंस को समझते हुए कुछ लोगों ने लिविंग विल बनवाना शुरू भी किया। The 72-year-old took the lead in preparing his living will, encouraging over 50 others in his residential complex to follow in his footsteps. More and more senior citizens are beginning to consider something once rarely talked about: how they want to die. इंडिया में अगर किसी ने अपने लिविंग विल में ये लिखा भी है कि उसे पैसिव यूथनेशिया दिया जाना चाहिए, तब भी पैसिव यूथनेशिया का मिलना आसान नहीं है इसके प्रोसीजर की वजह से। एक बहुत लंबी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं,
जिसमें कि आपको पहले एक मेडिकल बोर्ड बिठाना है, उस मेडिकल बोर्ड के बाद वो कहेंगे कि हाँ पेशेंट को एक इरिवर्सिबल डैमेज है, कि मतलब अब जो है ये पेशेंट का जो ऑर्गन फेलियर्स है और ये है ये ठीक होने वाले नहीं है, पेशेंट को केवल दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद आपको एक सेकेंडरी बोर्ड बिठाना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाके ये सब कुछ होगा। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, प्लस इसमें कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बहुत समय पे आप पूरा नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान में अभी तक इच्छा मृत्यु पे यूथनेशिया पे कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अरुणा शैन बाग केस में यही कहा था कि ये लेजिस्लेचर का प्रेरोगेटिव है और लेजिस्लेचर इसको लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट में इसमें बिल पास हो, लॉ पास हो और वो कानून बने। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की कि आखिर इंडिया में यूथनेशिया के रिगार्डिंग कोई एक्ट क्यों नहीं है। इसका पहला रीज़न तो यही है कि इंडिया में यूथनेशिया को लेके कोई डिस्कशन नहीं होता है। 2011 में जब कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया, तब कोर्ट ने सजेशन दिया कि हमारे लीडर्स को, हमारे लॉ मेकर्स को यूथनेशिया पे डिस्कशन करके एक एक्ट बनाना चाहिए। 2011 से आज 2026 है, लेकिन कभी भी इंडियन पार्लियामेंट में यूथनेशिया के ऊपर कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। इसका दूसरा कारण है रिलीजियस अपोज। Dignity. Should passive euthanasia be permitted? What is your view? सर, ये जो चीज़ है यूथेनेसिया, ये पैसिव यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु की बात, देखिए हमारी संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती है। हम जिस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, अगर हम द्वापर की बात करें तो द्वापर में भीष्म पितामह हुए थे जिन्होंने 108 तीरों की शैया पर 58 दिन काटे थे और उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्हें वरदान मिला था कि वो जब चाहें अपनी जिंदगी समाप्त कर सकते हैं। हम ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं। उन्होंने फिर भी 58 दिन काटे और फिर कृष्ण भगवान की इच्छा से ही अपने प्राण त्यागे थे। तो हमारा जीवन, हमारी मौत उस परवरदिगार परमात्मा के हाथ में है। ये जो आप इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं, डिग्निटी से हमें मरने की बात कर रहे हैं, डिग्निटी से कोई मौत नहीं होती, मौत सारी मौत ही होती है और हर आदमी जब मरता है तो तड़प के ही मरता है। तीसरा और सबसे वैलिड रीजन है इसके मिसयूज होने के चांसेस। अगर कोई यूथनेशिया पे एक्ट बनता है और यूथनेशिया एक कॉमन बात हो जाती है, तब ओल्ड एज पॉपुलेशन के साथ इसका मिसयूज हो सकता है। उन्हें पैसिव यूथनेशिया के लिए फोर्स किया जा सकता है या फिर उनके लिविंग विल की डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर वो कभी छोटी-मोटी बीमारी जो कि पूरी तरीके से रिवर्सिबल है, उस कंडीशन में भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनके कंडीशन को इरिवर्सिबल बता के उनके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को विथड्रॉ किया जा सकता है, जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस रिलेटेड केसेस में इसका मिसयूज किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ केसेस में इसके मिसयूज को देखते हुए बाकी के जेन्युइन केसेस को इग्नोर कर देना चाहिए। इंडिया में ऐसे कई लॉज हैं जिनका मिसयूज होता है। फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट जिसे बनाया गया था चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका कई तरीकों से मिसयूज होता है। इसके मिसयूज को रोकने के लिए कोर्ट ने कई नए क्लॉज ऐड करने के सजेशंस भी दिए हैं। Why can't this same happen with laws regarding euthanasia? I think this is the time when India should start thinking about euthanasia. जिन कंट्रीज ने यूथनेशिया को अपने कंट्री में अलाउ किया है, इस चीज़ का उन कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया को उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए और इंडिया के सिनेरियो से कंपेयर करके एक कुछ ऐसे एक्ट बनाने चाहिए जिससे जेन्युइन केसेस में परमिशन दिया जा सके और इसका मिसयूज भी कम से कम हो। हरीश के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, या फिर यूथनेशिया के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई डिसीजन आता है या फिर कोई एक्ट बनता है, देन आई विल अपडेट दैट न्यूज़ ऑन दिस यूट्यूब चैनल और ऑन माई अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स। इन फ्यूचर अगर इंडिया में यूथनेशिया के रिगार्डिंग कोई एक्ट बनता है, तो हरीश के जैसे हजारों परिवार अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकेंगे। यूथनेशिया को लेके आपके क्या व्यूज हैं, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। I hope you have watched this video till the end. If you have liked this video, then make sure you subscribe this channel because it somehow motivates me to select those topics which are less discussed and share as much information as I can. So once again, thanks for watching this video and we will meet again in another video on some another topic.